गुड मॉर्निंग क्लास लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया? माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको, और उसके बाद हमने आपको सेंट्रोसोम के बारे में बताया। ठीक है, सेंट्रोसोम के बारे में भी हमने बता दिया। सेंट्रोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने बताया था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, उसके फंक्शन थे, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी, पूरी तरीके से डिस्कस करा दिया था। इसके जो फंक्शन थे वो भी हमने डिस्कस कर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गोल्जी काई है। ठीक है, गोल्जी काई या गोल्जी बॉडी इसको कहते हैं, इसको डिक्टियोसोम्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक सेल का महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसका काम अगर हम एक लाइन में कहें तो जो सेल प्लेट्स होती है या सेल के अंदर कोई भी ऑर्गन अगर किसी तरीके से टूट जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, कोशिका पट का निर्माण करता है। ठीक है, कोशिका में अंदर जितनी भी चीज़ टूट जाती है, चाहे वो सेल वॉल हो और चाहे अंदर के भी कोई भी पार्ट हो, चाहे इनर मेम्ब्रेन, तो उसको क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है, उसको मरम्मत कह सकते हैं, मरम्मत करने का काम करता है। ठीक है, गोल्जी काई की जो खोज थी, गोल्जी काई की खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने गोल्जी काई को खोजा था, और गोल्जी काई को डिक्टियोसोम्स भी कहा जाता है, या गोल्जी बॉडी, बहुत सारे इसके नाम हैं। ठीक है, तो इसको किसने खोजा था? कैमिलो गोल्जी ने 1906, ठीक है, 1906 ईस्वी में इसको खोजा था। और इसको कहाँ खोजा था? और जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स की सेल्स में इसको खोजा था, पशुओं की कोशिकाओं। ठीक है, पशुओं की कोशिकाएं जो थी, ठीक है, उनमें इन्होंने ये खोजा था। ठीक है, ये जो एब्सेंट है, देखिए, जितने भी अधिकतर प्लांट हैं और एनिमल दोनों में ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, और नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्या होते हैं, ये गोल्जी बॉडी जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता। और जितने भी प्लांट हैं, प्लांट, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं की सेल्स हैं, उसमें ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये अगर हम इसके आकार की बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है। ठीक है, इसमें देखिए दो पार्ट होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, दो पार्ट्स से मिलकर ये गोल्जी काई कंप्लीट होता है। तो जो फेजेस होते हैं, ठीक है, जिसे हम सिस और ट्रांस कहते हैं। ठीक है, जो हमारा एरिया, ये जो ऊपरी एरिया है, और इसमें अगर बना हुआ हो, ठीक है, तो ये जो ऊपरी एरिया है, ये हमारा ऊपरी एरिया जो होता है वो कहलाता है ट्रांस फेज। ठीक है, ट्रांस फेज। ठीक, और जो ये इस तरीके से चपटी थैली के आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एरिया जो है ये हमारा कहलाता है सिस फेज। ठीक है, तो जो गोल्जी काई है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से दो फेजेस से मिलकर बना होता है, जिसे हम ट्रांस और सिस फेज कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर हम इसको देखेंगे तो गोल्जी काई की संरचना कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें और क्या है, ये कैसी है, थैलियाँ जो होती है घनी और समानांतर झिल्लियों के रूप में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा जीवद्रव्य कला के बीच में फैले रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने सेल में आपको स्ट्रक्चर बताई है, केंद्रक से जुड़ा हुआ क्या पाया जाता है, केंद्रक से जुड़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रधवी जालिका पाई जाती है,
और उसी के जस्ट नीचे जो होती है वो हमारी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी होती है, वो प्रेजेंट होती है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पूरी क्लियर पिक्चर उसी दिखाई देती है। ठीक है, अगर हमसे एक सेल, हमने आपको डिटेल बताई कि सेल में भी पूरा, ठीक है, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वो क्या कहलाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय कहलाता है। ठीक है, इसमें इन थैलियों में क्या होती है, झिल्ली की दोहरी पर वाली संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, जो थैलियाँ होती हैं इस तरीके से, इसकी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेनस झिल्ली होती है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है इसमें गोल्जी काय। और इसमें क्या है, निर्माण फलक या सिस जो फलक होता है वो हमेशा केंद्रक तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर पाया जाता है। ठीक है, मीन्स क्या है, जो हमारा निर्माण फलक या सिस जो एरिया है, ठीक है, सिस एरिया हमारा ये है। ठीक है, तो ये हमेशा कहाँ होता है, केंद्रक की साइड में स्थित होता है। ठीक है, और जो हमारा ट्रांस एरिया है वो दूसरी साइड में जस्ट उसके अपोजिट पाया जाता है या स्थित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और इसमें क्या है, केंद्रक कला और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटी छोटी थैलियों का निर्माण होता है, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में भी सहायक होता है। ठीक है, मीन्स क्या है कि जो केंद्रक कला है, जैसे कि हमने पहले भी बताया, शुरुआत में हमने बताया कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो आवरण होता है, या इसमें जो सिस और ट्रांस फेज हमने बताई है, या चपटी और अंडाकार जो थैलियाँ बताई है, ठीक है, वही क्या करती है, निर्माण करती है। कोई भी चीज़ अगर टूट जाती है सेल के अंदर, ठीक है, या अगर मान लीजिए केंद्रक कला किसी तरीके से वो समाप्त हो गई, केंद्रक कला जो समाप्त हो गई, तो उसको निर्माण करने में कोई ना कोई चीज़ तो होती होगी ना जो भाग लेती है। तो वही क्या है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही क्या करती है, धीरे धीरे उसकी केंद्रक कला को फिर से बनाने का काम करती है। ठीक है, अब इसके गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कुछ फंक्शन है, ठीक है, उसके कार्य क्या है वो बताने हैं आपको। फंक्शन, ठीक है, इसके अब कार्य क्या क्या है, इसके कार्य है, पहला अगर हम बात करें तो ये सेक्रेशन का काम करती है। ठीक है, सेक्रेशन, सेक्रेशन मतलब क्या बोलते हैं, स्राव। ठीक है, ये क्या करती है, स्रावित करती है पदार्थों को। ठीक है, जो हमारा डिक्टियोसोम्स है वो पॉलीसैकेराइड, साइलोम्यूसिलेज, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, स्रावित करती है, जो कि एक क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड, म्यूकोसैकेराइड, है ना। और जो हमारा ये सैकेराइड्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये निर्माण किसका करती है, ये सेक्रेट करती है, मीन्स स्रावित करती है पदार्थों को, जो कि सेल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। ठीक है, और जो डिक्टियोसोम के लघु कोश होते हैं, छोटे छोटे जो बर्ड्स के रूप में संरचनाएं दिखाई देती हैं, बर्ड्स मीन्स इस तरीके की संरचना होती है, इस तरीके की संरचनाएं दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, या कलिकाएं हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स की समान संरचना के रूप में ये क्या करती है, जो सेक्रेशन करती है, वो सेक्रेशन वो पार्टिकल्स के रूप में, एक कणों के रूप में वो स्रावित करती है, और पूरी सेल को क्या करती है, सहायता भी देती है। ठीक, दूसरा हमारा जो पॉइंट है, सेल प्लेट का निर्माण या कोशापट का निर्माण। सेल प्लेट या हिंदी में कहते हैं इसको कोशापट। ठीक है, ये कोशापट के निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक है, अब कोशापट कैसे बनती है, जैसे कि हमने पहले बताया कि जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका विभाजन होता है, मीन्स उसमें सबसे पहले किसका होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, तो केंद्रक का विभाजन के फलस्वरूप केंद्रक कला क्या होती है, नष्ट हो जाती है, और बहुत सारी स्टेजेस मतलब जो हमारी प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज, ये 4 प्रकार की स्टेजेस पाई जाती हैं। और 4 प्रकार की स्टेजेस पाए जाने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, फिर से जो केंद्रक कला होती है वो वापस आ जाती है। ठीक है, और उसके चारों ओर का आवरण बनाने का काम कौन करता है, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही करता है, और उसके बाद ही किसी एक नए सेल का निर्माण होता है। मीन्स केंद्रक कला का भी निर्माण करती है, और जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, और कोशिका भित्ति का निर्माण भी करने में ये क्या होती है, सहायक होती है। और ये कब काम करती है, जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन जब हो रहा होता है तब जाके ये क्या करती है, सेल प्लेट का निर्माण करती है, और जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
उसके निर्माण में भी ये बहुत ही सहायक है। ठीक, नेक्स्ट कोशिका भित्ति के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि कोशिका भित्ति का निर्माण भी करती है, और ये क्या करती है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का निर्माण भी करती है। ठीक है, हार्मोन्स डेवलपमेंट, ठीक है, क्या करती है, ये हार्मोन्स को भी बनाने का काम करती है। जंतुओं में जो अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होती है, और बहुत सारे हार्मोन्स स्रावित करने का काम भी ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी करती है। ठीक है, और इसमें जो शुक्र जनन के अंतर्गत अग्रपिंडक का निर्माण भी करती है। ठीक है, शुक्र जनन क्या होता है, अब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ये इंटर क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें शुक्राशय या ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, शुक्राणु बनता है। ठीक है, शुक्राणु क्या होता है, इस तरीके की कुछ संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके की कुछ संरचना पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं या स्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इस तरीके की जो स्ट्रक्चर इतनी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, एक टोपी के समान संरचना होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो होती है यही क्या करती है, रूपांतरण करती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को इस टोपी के समान संरचना। ठीक है, इन एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में क्या करती है, जो शुक्राणु पाए जाते हैं या स्पर्म पाए जाते हैं, स्पर्म में जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है एक टोपी के समान संरचना होती है, जो कि क्या किसका परिवर्तन है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही परिवर्तन है या परिवर्तित रूप होता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करती है, इसका निर्माण करने में भी बहुत सहायक है। जब शुक्र जनन अवस्था चलती है, मीन्स शुक्राणु का निर्माण जब होता है, तब जाके ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है कन्वर्ट हो जाती है, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, इसी शुक्राणु का जो टिप पार्ट होता है या ऊपरी एरिया होता है उसमें कन्वर्ट होता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स का निर्माण करने में भी ये बहुत ही सहायक है, जो कि अभी हमने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा बताया था कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के निर्माण में भी ये क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, सहायक होते हैं और सहायता देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है, ये आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा, लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, मीन्स जितनी सारी दिक्कतें या प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब एक लाइसोसोम्स के अंदर आती रहती है, और जब ये पूरी तरीके से फिलअप हो जाती है तो ये अपने आप क्या होती है, फट जाती है, फट के समाप्त हो जाती है और फिर से दूसरी लाइसोसोम्स का निर्माण करने लगती है। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के निर्माण में भी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने आपको लाइसोसोम्स के बारे में लाइसोसोम्स थोड़ा सा बताया है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की पूरी डिटेल आपको बताई है। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो हमसे डिस्कस करें। ओके, हैव अ गुड डे।